कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मैंने जैसे आपसे भी बोला कि सब पेयर्स में तो टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री। 90 डिग्री। बेटा प्लीज नोट कर लीजिए, जब मैं आपसे पूछूंगा जब बोलिएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं दो जिनको ऐड करने पर 90 डिग्री आना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री है, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो अगर आपसे कहें कि 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल बताइए, 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल बताइए, तो जिसका भी कॉम्प्लीमेंट एंगल आपसे पूछे उसको 90 में से माइनस कर दें। तो 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 माइनस 50 मीन्स 40 डिग्री। आपसे कहे 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल बताइए, तो 90 माइनस 60 मीन्स 30 डिग्री। नेक्स्ट था सप्लीमेंट्री एंगल्स, सम इज 180। तो मैं अगर आपसे कहूं कि 65 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल बताइए, तो 180 में से माइनस कर दीजिए। 180 माइनस 65 मीन्स 115। तो 65 का सप्लीमेंट्री एंगल 115 और 115 डिग्री का 65। नेक्स्ट था हमने पढ़ा था एडजेसेंट एंगल्स। इसको मैं एक बार दोबारा से समझाऊंगा, क्योंकि एक बच्चे ने भेजा था कि सर इसको प्लीज दोबारा से दोनों चीज समझा दीजिए। तो देखिए सबसे पहले एडजेसेंट एंगल्स। अब इसमें देखिए टू एंगल्स मैं ले रहा हूं जो मैंने मार्क किए हैं फिगर में, एंगल ए ओ बी एंड एंगल पी ओ सी। ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल्स। क्या डेफिनेशन थी? एडजेसेंट एंगल्स, ये थर्ड नंबर वाला बता रहा हूं मैं आपको। एडजेसेंट एंगल्स हैव one common vertex, one common arm, and remaining two arms OA and OC lies opposite to common arm. एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 हो भी सकता है और नहीं भी। ओके, एडजेसेंट एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री, पर ये जरूरी नहीं है कि एडजेसेंट एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 हो भी सकता है, नहीं। सेकंड हमने पढ़ा था लीनियर पेयर। ये मैं एक तरह से रिपीट करा रहा हूं बस। लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 है, और ये सारे के सारे एंगल्स जो मैं आपसे बोल रहा हूं ये सब पेयर में होते हैं। देखिए यहाँ पे एंगल है एक ए ओ सी एंड सेकंड एंगल है बी ओ सी। ये दोनों एंगल लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 डिग्री होता है ऑलवेज। देखिए अब दो थोड़ा सा इनकी डिफरेंस था क्या, बोथ, देखिए लीनियर पेयर का बोल रहा हूं, बोथ एंगल्स हैव one common vertex O, one common arm OC, and remaining two arms OA and OB lies opposite to common vertex. तो लीनियर पेयर में जो रिमेनिंग टू आर्म्स हैं वो कॉमन वर्टेक्स के अपोजिट होती है। एडजेसेंट एंगल में रिमेनिंग आर्म्स कॉमन आर्म के अपोजिट होती है। एडजेसेंट एंगल कैन बी लीनियर पेयर मींस एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो भी सकता है, नहीं, लेकिन लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 डिग्री होता है ऑलवेज।
तो कल हमने यहाँ तक किया था, थोड़ा सा मैंने आपको ये रिवीजन करा दिया है। अब हम चलते हैं देखिए इससे आगे। सबसे पहले इनको समझने से पहले, जैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये तो सिंपल सा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 4। देखिए 1 के अपोजिट कौन सा एंगल है? 2, और 3 के अपोजिट कौन सा एंगल है? 4। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। नाउ हाउ वी डिफाइन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स? व्हेन two vertical lines AB and CD intersect at one common point O, then their opposite angles are equal. देखिए मैं बुक लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी लैंग्वेज बोलता हूँ फिगर बनाने के बाद, और आपको मैथ्स में रटना भी नहीं चाहिए। बजाय आप मुश्किल वर्ड्स यूज करें, अपनी सिंपल लैंग्वेज में करेंगे तो अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो देखिए मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, वर्टिकल अपोजिट एंगल, व्हेन टू वर्टिकल लाइंस AB and CD intersect at one common point O, then their opposite angles are equal. अब देखिए 1 के अपोजिट 2, 3 के, तो ये हमेशा इक्वल, ऑलवेज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। अब अगर हमें इसको प्रूव करना पड़ जाए, देन अब हमें प्रूव करना है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये थ्योरम है, आ जाती है कि प्रूव वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अब आपको देखिए फिगर तो वही बनानी है, दो वर्टिकल लाइन ले लीजिए AB एंड CD इंटरसेक्टिंग एट वन कॉमन पॉइंट O। अब हमें क्या प्रूव करना है? वो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, इसको हमें प्रूव करना है। क्या करना पड़ेगा? देखिए एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई क्यों इन दोनों एंगल का सम मैंने 180 लिखा है? बोलिए जैन। लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है या स्ट्रेट एंगल्स है? देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इन दोनों का सम वैसे भी स्ट्रेट एंगल होगा, 180 होगा, या लीनियर पेयर है। सही वर्ड यहाँ पे लीनियर पेयर। ज्योमेट्री में आप जो भी एंगल्स इक्वल करेंगे या कोई थ्योरम अप्लाई करेंगे, आपको यू हैव टू राइट द रीजन। चलिए अब एंगल AOC ये मैंने फर्स्ट लिख दिया। अब ये ध्यान रखिएगा मुझे प्रूव क्या करना है। यहाँ AOC तो आ गया, लेकिन यहाँ BOD नहीं आया। अब BOD कैसे आएगा? क्या मैं लिख दूं एंगल BOD? ये एंगल है, क्या लिख सकता हूं हम बताइए? एंगल BOD तो मुझे लेना ही पड़ेगा। इसके साथ दूसरा एंगल कौन सा है? बहुत इजी है। क्या ये सही लिखा है मैंने? सेम रीजन है, लीनियर पेयर। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमें प्रूव क्या करना है, कौन से टू अपोजिट एंगल्स हमको इक्वल करने हैं, उसी के हिसाब से ये आपको लेने हैं। फर्स्ट वन मैंने लिया था एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब मैंने लिया है BOD प्लस BOC। देखिए ये भी स्ट्रेट लाइन है, या ये दोनों एंगल भी लीनियर पेयर है, तो इनका सम भी 180 होगा। ओके अब मैं क्या करूंगा, फ्रॉम 1 and 2
देखिए दोनों में इसका सम भी 180 है, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों की मैं लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल रख सकता हूं। ठीक है, तो देखिए मैंने ऊपर रख रहा हूं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सेम रख दिया है, इक्वल रख दिया है, क्योंकि राइट हैंड साइड दोनों की सेम। अब चलिए आगे, क्या बचा हुआ आपके पास, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी, यही हमें प्रूव करना था। ठीक, आज आपका होमवर्क क्या है, आप एंगल बी ओ सी को इक्वल करेंगे एंगल ए ओ, ये इसका सेकंड पार्ट, एंगल ए ओ डी इक्वल करेंगे एंगल बी ओ सी। बिल्कुल बहुत इजी है, बस आपको ये ध्यान रखना है कौन से दो पेयर बनाने हैं आपको जिनका सम 180। ठीक, नहीं कर पाएंगे इसका सेकंड पार्ट तो मैं बता, इन दोनों एंगल्स को जरूर लेना है, बस ये समझ लीजिए, एक को फर्स्ट इक्वेशन में, एक को सेकंड इक्वेशन। तो ये थ्योरम में 2 नंबर में पूछ लेते हैं कि प्रूव करिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इसको जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आप एंगल समझ गए तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है। समझ गए आप, अगर इस चैप्टर में एंगल्स आपको समझ गए तो फिर नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब नेक्स्ट है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए मैं यहाँ पे एक तो लिख रहा हूं ए बी पैरेलल टू सी, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये गिवन है, गिवन है हमको, अभी एट प्रेजेंट हमको ये गिवन है कि बोथ लाइंस आर पैरेलल। तो ज्योमेट्री में पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, हाउ वी डिफाइंड पैरेलल लाइंस। जयंत कुमार, बाकी म्यूट रहिएगा प्लीज। जयंत कुमार, The distance between two parallel lines remains constant. दोबारा बोलो बेटा, मैं समझ नहीं पाया। So the distance between them remains constant. The distance only? No. कहाँ इन्होंने एक वर्ड छोड़ा है, आप में से कोई भी एक बता सकता है, एनी वन ऑफ यू, इन्होंने कहाँ एक वर्ड छोड़ दिया। चलिए अब मैं बता देता हूँ, प्लीज म्यूट रहिएगा। देखिए जब हम छोटे होते हैं तो उसका ब्रीफ पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे पैरेलल लाइंस था हमने पढ़ा था, 4, 5, 6 तक भी बता देते हैं टीचर्स लोग कि पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं। ये 5th 6th के स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए बहुत सही है, ठीक, इजी लैंग्वेज में है। तो आपको ये नहीं बताना है कि पैरेलल लाइंस वो होती है जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। आपको वो भी नहीं बोलना है जो जयंत ने अभी बोला कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज सेम। दो पैरेलल लाइंस हम उनको बोलते हैं जिनके बीच में डिस्टेंस सेम होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप यही समझा देता हूँ, ये मैंने 2 लाइन ड्रॉ करी, ठीक। जयंत ने मुझसे बोला सर प्लीज चेक करिए और मुझे बताइए कि ये पैरेलल हैं या नहीं। क्लास में पूछ लिया ऑफलाइन में कि सर प्रूव करिए कि ये पैरेलल हैं या नहीं। अब मैं क्या करूंगा, मेजरिंग टेप लूंगा या मेजरिंग स्केल लूंगा, जब तो मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा। अब मैंने एक बार स्केल ऐसे रखा, बिल्कुल सीधा वो डिस्टेंस मेजर कर लिया।
एक बार मैंने क्या किया, स्केल को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। अब यहां डिस्टेंस कुछ और आएगा। थर्ड बार मैंने क्या किया, मैंने उस डिस्टेंस स्केल को और टिल्ट कर दिया। टिल्ट समझते हैं ना, यू अंडरस्टैंड द वर्ड टिल्ट? यस सर। अब ये तीनों कंडीशन में मुझे इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस सेम नहीं मिल सकता। मुझे इनके बीच में अब डिस्टेंस सेम नहीं मिलेगा। इसलिए जो जयंत ने एक वर्ड मिस किया था वो ये है कि दोज टू लाइंस in which perpendicular distance is same। दो पैरेलल लाइंस उनको बोलते हैं जिनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम है। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों लाइंस मुझे पैरेलल गिवन है, हम लोगों को दी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब मैं पहले मार्क कर लेता हूँ। देखिए एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। इन एंगल को समझने से पहले ये टोटल एंगल्स कितने हैं यहाँ पे? 8। और एक लाइन मैंने समझा दी कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ये कौन सी लाइन है? इसको मैंने लिखा है टी। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ये जो टी लिखा हुआ है मैंने। अब ट्रांसवर्सल को कैसे हम डिफाइन करेंगे? ए लाइन, ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा मैथ में ना वर्ड, एक वर्ड आप भूल जाइए मीनिंग चेंज हो जाता है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा प्लीज। ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर पैरेलल लाइंस। दोबारा से सुनिए, या पैरेलल हो जरूरी नहीं है, आप सबके लिए हो सकता है। ए लाइन that intersect two or more lines at distinct points। distinct point नहीं आप समझ रहे हैं, at different points। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। ए लाइन ट्रांसवर्सल बता रहा हूं आपको। ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स। ऐसी लाइन जो टू लाइंस या मोर देन टू लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, दैट लाइंस आर कॉल्ड ट्रांसवर्सल। अच्छा चलिए मैं आपके पूछूंगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये ट्रांसवर्सल मैंने आपको बता दिया 8 है। अब आप बता सकते हैं इसमें से इंटीरियर एंगल कौन से हैं और एक्सटीरियर एंगल कौन से। यहाँ पे जाने से पहले अब इनमें से कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं, कौन से एक्सटीरियर। इंटीरियर माने होता है, इंटीरियर माने अंदर, जैसे इंटीरियर डेकोरेशन करवाया है मैंने। इंटीरियर मीन्स अंदर। किसके अंदर? इन टू पैरेलल लाइंस के अंदर, ए बी एंड सी डी के अंदर जो एंगल्स हमें मिल रहे हैं 3 4 5 6, these 4 angles are interior angles। तो इस फिगर में जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो है एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड लास्ट इज एंगल 6। टोटल एंगल्स थे 8। तो ये वो 4 एंगल्स हैं जो इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि ये एंगल लाई कर रहे हैं बिटवीन ए बी एंड सी डी। इसके बाद मैंने बताया था एक्सटीरियर एंगल्स। अब एक्सटीरियर एंगल्स भी यहाँ पे 4 हैं। देखिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8, एंगल 7। ये चारों एंगल्स हमारे एक्सटीरियर एंगल हैं, क्योंकि ये लाई करते हैं आउटसाइड द पैरेलल लाइंस। ओके, तो मैंने ये इंटीरियर एंगल्स आर 3 4 5 6, एक्सटीरियर एंगल्स आर 1 2 8 7। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर भी क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की तरफ।
ठीक। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स किन को बोलते हैं? अब ये भी पेयर नहीं है सब, मैंने फर्स्ट वर्ड यूज किया था कि जितने भी एंगल्स यहाँ लिखे हुए हैं सब पेयर्स में होते हैं। अब देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। अब मैं पहले पेयर लिख देता हूं जो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, जैसे हमको यहाँ पे गिवन है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो मैं सबसे पहले पेयर लिख देता हूं। जैसे एंगल 1 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 5, एंगल 2 के कोरस्पॉन्डिंग है एंगल 6, एंगल 4 के कोरस्पॉन्डिंग है एंगल 8, और एंगल 3 के कोरस्पॉन्डिंग है एंगल 7। ये 4 पेयर्स बने हुए हैं यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। अब आपको थोड़ा समझने में इजी हो जाएगा। 1 कोरस्पॉन्डिंग एंगल 5, 2 देखिएगा मैं कहीं गलत बोलूंगा। 1 मैंने लिखा 1 इज इक्वल टू 5, 2 इज इक्वल टू 6, 4 इज इक्वल टू 8, 3 इज इक्वल टू 7। अब आप आराम से डेफिनेशन देके बना सकते हैं। सबसे पहले लिखिए 1 और 5। सपोज मैं इसको ले रहा हूं, ये दोनों एंगल 1 और 5 ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, लेफ्ट साइड में है। तो पहली कंडीशन तो यही होगी कि बोथ एंगल्स लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ओके, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की फर्स्ट कंडीशन है बोथ एंगल्स लाइज on the same side of the transversal. Second is in which one angle is exterior and another one is interior. दोनों के दोनों एंगल ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, उनमें से एक एंगल एक्सटीरियर होना चाहिए और एक इंटीरियर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये 2 कंडीशन से नहीं होगा, सबसे मेन बात है। फिर तो आप बोल दोगे सर ये 1 और 4 ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, सेम साइड में है लेकिन ये कोरस्पॉन्डिंग नहीं है। तो 3 कंडीशन है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 2 कंडीशन। Both angle lies on the same side of transversal, in which one angle is exterior, another one is interior, and both angles should be formed on different points. दोनों एंगल्स अलग अलग पॉइंट्स पर बनने चाहिए। इन 3 कंडीशंस को अगर हम सेटिस्फाई करते हैं तो कह सकते हैं कि दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, बोथ एंगल लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे सेम साइड क्या है, या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। तो बोथ एंगल शुड बी लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, and one should be exterior and another one should be interior, and both angles should be formed on different points are called corresponding angles. Or if AB parallel to CD, if both these lines are parallel, then corresponding angles will be equal. अब इसका वाइस वर्सा उल्टा कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए। अगर मुझे इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है तो मैं अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इनके इक्वल कर दूंगा तो मैं कह सकता हूं बोथ लाइंस आर पैरेलल। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं कि मुझे अगर ये प्रूव करना हो कि
प्रूव करिए ए बी इज इक्वल टू सी डी। ज्योमेट्री के अंदर अगर टू लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है तो आपको उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल करने पड़ेंगे, या उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल करने पड़ेंगे, या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल करने पड़ेंगे, या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 करना पड़ेगा। इन 4 कंडीशन में अगर हम अप्लाई एक भी पूरा कर देते हैं तो हम कह सकते हैं बोथ लाइंस आर पैरेलल। तो अभी हमने क्या सीखा? सिर्फ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ठीक? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, both angles are on the same side of a transversal and one angle is exterior and another one is interior, and both angles should be formed on different points are called corresponding angles. Next है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए इसके नाम में ही इसका सब कुछ छुपा हुआ है। अल्टरनेट, सॉरी एक वर्ड मैं भूल गया, सबसे पहले इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए अल्टरनेटर वर्ड सुना है आपने? साइंस में सुना हो या घर पे सुना हो? जयंत, यू हर्ड अल्टरनेटर वर्ड? देखिए दो फेस आते हैं घर पे, आते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी में, 2 फेस आते हैं। कभी क्या होता है कि एक फेस आ रहा है, दूसरा फेस चला जाता है। तो आजकल मोस्टली सब अपने घरों में क्या लगाते हैं? अल्टरनेटर। वो क्या करता है, अगर एक फेस चला गया तो उसको नीचे कर दीजिए, और दूसरा फेस अगर आ रहा है तो आपकी लाइट बंद नहीं। उसी से ही आया है अल्टरनेट वर्ड। इंटीरियर, तो यहां से देख लीजिए, अब ये भी पेयर में है तो एक तो इंटीरियर वर्ड आ गया बीच में, इसका मतलब दोनों के दोनों एंगल इंटीरियर हैं। अल्टरनेटर से बना है अल्टरनेट, मींस अगर एक एंगल लेफ्ट हैंड साइड में है तो दूसरा एंगल राइट हैंड साइड में। अब मैं इसकी कंडीशन आपको दोनों पढ़ देता हूं, पहले पेयर लिख देता हूं। 4 is equal to 6, 3 is equal to 5. Only 2 pairs are there, alternate interior angles. अगर आप ध्यान से देखें तो 3 और 5 दोनों इंटीरियर एंगल हैं, 4 एंड 6 दोनों इंटीरियर एंगल है, और अगर एक एंगल राइट हैंड साइड में है तो दूसरा लेफ्ट हैंड साइड में। अब मैं इसकी डेफिनेशन बोलता हूं। बोथ एंगल्स लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, ठीक? एक ही लाइन में सब कंडीशन कंप्लीट करनी है तो ऐसे बोल दीजिए, बोथ इंटीरियर एंगल्स लाइज opposite to transversal and should be formed on different points. यहाँ भी वही कंडीशन है कि दोनों एंगल अलग अलग पॉइंट पर बनने चाहिए, नहीं तो आप तो ये कह दोगे कि सर अल्टरनेट तो फिर ये भी हो गए। कौन से बोल सकते हैं जयंत हम? अगर मैं ये वर्ड यूज ना करूं कि दोनों पॉइंट्स, दोनों इंटीरियर एंगल्स should be formed on different points, तो क्या एक पॉइंट पे आपको अल्टरनेट दिख रहे हैं? So they will be vertically opposite and exterior. चलिए मैं आगे बताऊंगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बोथ, देखिए यहाँ नाम में इंटीरियर है तो बोथ शुड, एंगल शुड बी इंटीरियर and should be lies opposite to transversal. So both interior angles lies opposite to transversal and should be formed on different points.
तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब इसका अपोजिट कर दीजिए। अगर आपको ये टू लाइंस पैरेलल प्रूव करनी है, ए बी पैरेलल टू सी डी, तो आप अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल कर देंगे तो यू कैन से बोथ लाइंस आर पैरेलल। ओके, नेक्स्ट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। कौन कौन से हैं देखिए, 1 इज इक्वल टू 7, 2 इज इक्वल टू 8। अब यहां एक्सटीरियर वर्ड आ गया है, तो बोथ एंगल शुड बी एक्सटीरियर एंड both angles should be lies opposite to transversal. So both exterior angle should be lies opposite to transversal and should be formed on different points. ये ध्यान रखिएगा, इन सब में डिफरेंट पॉइंट्स पे ये एंगल्स बनने चाहिए। और यहाँ पे ऐसे कितने पेयर हैं? ओनली 2। 1 is equal to 7, 2 is equal to 8। क्लियर है यहां तक? लास्ट है अब मेरे पास कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। देखिए, इसको हम ये भी बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। अब कॉन्जिक्यूटिव मीन्स, सुभान क्या होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जिक्यूटिव? सुभान बोलो बेटा। यस सर। Consecutive means Sir, two angles in a straight line, two or more angles. Consecutive नेचुरल नंबर्स बताइए। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बताइए। कीर्तिका, आप बता सकती है 2 नंबर जो कॉन्जिक्यूटिव हो, नेचुरल हो? बोलो बेटा। अक्षत वत्स, देखिए नेचुरल नंबर होने चाहिए 2 and 3। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है नेचुरल। क्यों? इनके बीच में गैप नहीं है। तो कॉन्जिक्यूटिव मीन्स गैप नहीं होना चाहिए। इंटीरियर, वही यहाँ पे 4 ही एंगल है इंटीरियर, 3, 4, 5, 6 इंटीरियर होने चाहिए। ठीक। अब मैं देखिए ये थ्योरम इसलिए बोल रहा हूं कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम, देखिए ये दोनों इंटीरियर एंगल है या नहीं है? दोनों कॉन्जिक्यूटिव है या नहीं है? इनके बीच में और कोई एंगल तो नहीं आ रहा। हिंदी में बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव को लगातार, लगातार, है ना? तो और ये दोनों इंटीरियर भी हैं, तो क्या है? दोनों के दोनों कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए और ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होना चाहिए। सेम साइड में होना चाहिए, दोनों इंटीरियर होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे आप कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स में? अगर ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा, या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। और कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए दोनों, इंटीरियर होने चाहिए दोनों, और सेम साइड में होने चाहिए, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में लाई करने चाहिए। तो both should be consecutive interior angles and should be lies on the same side of a transversal। अब ट्रांसवर्सल का सेम साइड मतलब 3 और 6, 4 and 5, और ये दोनों सप्लीमेंट्री।
तो ये तो मैंने आपको बताया जो मेन मेन एंगल्स थे, काम आएंगे इस चैप्टर में। इनको आप अगर समझ गए तो ये पूरा चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा। कल से हम इसको स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। अभी किसी को मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, आप में से किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।